राज आईएएस अकादमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी कहानी की विकास यात्रा को समझेंगे और उसमें पूर्व प्रेमचंद युग की बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने कई चीज़ों को देखा, जैसे कहानी और कथा में क्या अंतर है, कहानी के कौन-कौन से अंग हो सकते हैं, कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है। इन चीज़ों को समझ लेने के बाद अब यह समझना आसान होगा कि हिंदी कहानी किस प्रकार से आगे बढ़ी। हिंदी कहानी की जो विकास की जो यात्रा है, उस यात्रा को किन-किन वर्गों में बाँटकर रखा जा सकता है। तो एक हेडिंग बनाते हैं। हिंदी कहानी का विकास। और इस हिंदी कहानी के विकास को 3 चरणों में देखा जा सकता है। प्रथम चरण, और ये जो प्रथम चरण है वह 1901 से 1915 तक का चरण है। जो दूसरा चरण है द्वितीय चरण, वह 1915 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक। और जो तीसरा चरण है, तृतीय चरण, यह आपका 1936 से लेकर आज तक, वर्तमान तक। तो बेसिकली आज हम प्रथम चरण के बारे में समझेंगे। ये जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण को पूर्व प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। पूर्व प्रेमचंद युग। और ये जो द्वितीय चरण है 1915 से 1936 ईस्वी का जो कालखंड है, इस समय हिंदी कहानी या हिंदी लेखन परंपरा में 2 प्रमुख व्यक्तियों का दबदबा था, जिसमें एक तरफ थे आपके प्रेमचंद और दूसरे तरफ थे प्रसाद। तो इस युग को, ये जो हिंदी कहानी की विकास का जो दूसरा चरण है, इस चरण को प्रेमचंद प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद प्रसाद युग। और ये जो तृतीय चरण है, इस तृतीय चरण को प्रेमचंद पश्चात युग के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद पश्चात युग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे केवल पूर्व प्रेमचंद युग की। अच्छा, इस बात से यह भी स्पष्ट है कि हिंदी कहानी के केंद्र में एक प्रकार से देखा जाए तो प्रेमचंद जमे हुए हैं। हिंदी कहानी का जो वर्गीकरण हो रहा है, कहीं ना कहीं उसमें आप देखें तो इससे पहले भी प्रेमचंद से पहले का काल, प्रेमचंद से बाद का काल, और बीच का जो अवधि है 1915 से 1936 का जो अवधि है, इस समय 2 कहानीकारों का वर्चस्व रहा। एक है आपके प्रेमचंद और दूसरे हैं प्रसाद। आज हम बात करेंगे पूर्व प्रेमचंद युग के बारे में। तो इसको 2 खंडों में बांट कर देखेंगे। एक तो तथ्यात्मक दृष्टि से इस दौरान कौन कौन सी रचनाएं रची गईं, और दूसरा हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उन रचनाओं की क्या अपनी विशिष्टता या विशेषता रही। तो अगर तथ्यात्मक दृष्टिकोण से अगर बात करें और विश्लेषण की दृष्टि से देखें,
तो इस युग को सहजता से समझा जा सकता है। पूर्व प्रेमचंद का जो युग है, इस दौरान कई कहानियां लिखी गई। 1901 ईस्वी में हिंदी की जो पहली कहानी जो सर्वमान्य है, हिंदी की जो पहली कहानी थी एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि सर्वमान्य है, उसका नाम उल्लेखनीय है। एक टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी, ये माधवराव सप्रे द्वारा लिखा गया था। माधवराव सप्रे। और जो एक दूसरा कहानी है 1903 में रचा गया था, 1903 में रचा गया था 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय। और यह रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया था। तो शुक्ल जी लिख लेते हैं। इसके बाद 1907 की रचना है दुलाई वाली बंग महिला, दुलाई वाली बंग महिला। और यह रचा गया था राजेंद्र बाला घोष के द्वारा, राजेंद्र बाला घोष। इस युग की जो सबसे प्रमुख रचना थी वह थी उसने कहा था, और यह बड़ा ही रोचक रचना था, उसने कहा था। ये इसका काल अवधि है 1905, 1905 की रचना है उसने कहा था। और उसने कहा था कि लेखक थे, वे थे आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनको गुलेरी जी लिख सकते हैं, गुलेरी जी। तो ये तथ्यात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस दौरान कई कहानियां रची गई, जिसमें हिंदी की जो पहली कहानी थी एक टोकरी भर मिट्टी, उसका नाम आता है, जो कि 1901 में माधवराव सप्रे के द्वारा रचा गया था। फिर आता है 11 वर्ष का समय शुक्ल जी के द्वारा 1903 में। तत्पश्चात 1907 में दुलाई वाली बंग महिला राजेंद्र बाला घोष के द्वारा लिखा गया एक कहानी है। उसके बाद इस युग की जो सबसे प्रमुख कहानी है वह 1915 में लिखा गया था, और उस कहानी का नाम है उसने कहा था। इसके जो लेखक हैं वह थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह बड़ा ही रोचक कहानी था। इसमें एक तरफ प्रेम और दूसरे तरफ कर्तव्य और बलिदान का चित्रण होता है। आप ऐसे समझे कि जिस तरह से ये जो आरंभिक प्रेम होता है, आरंभिक प्रेम का आप कल्पना कीजिए, 16, 17, 18 से 22, 24 साल की उम्र का जो प्रेम होता है, वो ऐसा प्रेम होता है जिसमें बिल्कुल भावना भरा रहता है, भावना केंद्र में रहता है। व्यक्ति एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। अब नायक अगर कहे नायिका से तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो, तो जाहिर सी बात है कि नायिका का जवाब उसी प्रकार का काल्पनिकता और जो यथार्थ से थोड़ा हट करके जवाब आपको मिलेगा। हम तुम्हारे लिए अपनी जान तक गवा सकते हैं। जान तो छोड़ो, जान तो छोटी सी चीज है, कुछ और मांगो वो भी मिल सकता है। तो ठीक इसी प्रकार की ये कहानी है उसने कहा था। उसने कहा था का जो केंद्रीय पात्र है, केंद्रीय चरित्र है, वह है लहना सिंह। अब लहना सिंह को किसी से प्रेम हो जाता है, किंतु उसका विवाह उसके साथ नहीं होता है, उसका विवाह उसके साथ नहीं हो पाता है। अब भारत का प्रेम प्रसंग या प्रेम की बात करें तो ऐसा अक्सर होता है। हाँ, पश्चिम की अगर बात हो तो अब पश्चिम का जो प्रेम होता है वह प्रेम के साथ साथ
अंत उसकी जो परिणति होती है वह विवाह के रूप में भी देखने को मिलती है। अब भारत में लोग इस तरह का दृष्टिकोण रखते हैं, हमारा समाज ही वैसा है कि हाँ, अगर किसी से प्रेम हो गया और वो अपने माता पिता को इस बारे में अवगत करते हैं तो एक तो उनके माता पिता मानेंगे नहीं, अगर मान भी लिए किसी प्रकार से तो उनका समाज का एक ऐसा दबाव रहता है कि प्रेम प्रेम तक ही सीमित रह जाता है, उसकी परिणति विवाह के रूप में परिघटित नहीं हो पाती है। अब लोग ये कहने लगते हैं मेरा नाक कट जाए, कान कट जाए, इससे अच्छा है कि ये जो प्रेम है वह प्रेम तक ही सीमित रह जाएगा। तो ठीक ऐसा ही स्थिति इस कहानी में भी देखने को मिलता है। इसका जो नायक है लहना सिंह, उसको एक महिला से प्रेम हो जाता है, किंतु दुर्भाग्यवश उसका विवाह नहीं हो पाता है। अब दुर्भाग्यवश उसका विवाह नहीं हो पाता, वो महिला कहती है कि मेरे पति की रक्षा करना है। अब वो पति की रक्षा करने के लिए, आई थिंक उसका जो पति है वह पति युद्ध मैदान में है, वह पति की रक्षा करने के लिए युद्ध मैदान तक चला जाता है और युद्ध मैदान में अपनी प्रेमिका की बात को ध्यान में रखते हुए वह क्या करता है, युद्ध मैदान में उसके पति की रक्षा करता है, यानी कि वचन को निभाता है। तो इस तरह का प्रेम प्रसंग इसमें आपको देखने को मिलेगा। उसने कहा था, विश्लेषण की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये देख सकते हैं कि ये जो कहानी है, इस दौर की कहानी, पूर्व प्रेमचंद युग की कहानी, यह कहानी कला के दृष्टिकोण से शैशव अवस्था में है, यानी कि इसमें प्रौढ़ता का अभाव है। कहानी कला के दृष्टिकोण से क्या है, ये शैशव अवस्था में है, शैशवावस्था, और शैशवावस्था में है तो इसमें क्या है, प्रौढ़ता की कमी है, प्रौढ़ता का अभाव है, प्रौढ़ता का अभाव है। दूसरा बात यह है कि इससे पहले की कक्षा में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हिंदी की पहली कहानी किसको माना जाए, इस बात को लेकर के बड़ा ही जबरदस्त विवाद था। विवाद मूलतः इस बात को लेकर के था कि उस रचना को हिंदी की पहली कहानी मान ली जाए जिसमें यथार्थवाद हो, या उस रचना को हिंदी की पहली कहानी मान ली जाए जिसमें आदर्शवाद, नैतिकतावाद या सुधारवाद हो। तो अंततः यह माना गया कि जिसमें अधिकांश भाग यथार्थवाद का होगा उसको हिंदी की पहली कहानी मानेंगे। तो चूंकि हिंदी की पहली कहानी 1901 में एक टोकरी भर मिट्टी को मान लिया गया, 1901 का जो रचना है एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे द्वारा लिखित रचना को मान लिया गया, तो ये सब उसके बाद की कहानी है। अगर इसमें यथार्थवाद है तो इन सब में भी यथार्थवाद होगा। लेकिन एक प्रश्न मेरा यह है कि क्या यथार्थवाद अपने चरम पर रहा होगा उस समय की कहानियों में? तो नहीं, यथार्थवाद अपने चरम पर नहीं रहा होगा, बल्कि आदर्शवाद का जो आदर्शवादी तत्व है या आदर्शवाद का झलक है, कहीं ना कहीं वो भी उस पर हावी रहा होगा। हाँ, यथार्थवाद आना शुरू हो गया था इस काल की या इस युग की रचनाओं में। तो हम ये कह सकते हैं कि यद्यपि यथार्थवाद का आगमन तो हुआ, यथार्थवाद का आगमन तो हुआ, किंतु आदर्शवाद, सुधारवाद, नैतिकतावाद की झलक इन कहानियों में आपको स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। और ये न केवल भारत की बात है बल्कि वैश्विक स्तर पर भी देखें तो जो पश्चिम की कहानियां उस समय लिखी जा रही थी उनमें भी कहीं ना कहीं आदर्शवाद और सुधारवादी तत्व, आदर्शवाद और सुधारवाद का जो दृष्टिकोण था उस कहानी में दिखाई जरूर पड़ता था। हाँ, इतना जरूर है कि यथार्थवाद कहीं ना कहीं कहानी में
आना या दिखना शुरू हो गया था। अब सवाल यह है कि भारत में ऐसी कौन सी बात थी कि इन कहानियों में आदर्शवाद, सुधारवाद और नैतिकतावाद दिखाई पड़ रहा था? ऐसी क्या बात थी? तो आप याद करेंगे कि 1901 से 1915 का जो दौर था भारत में, वह स्वतंत्रता आंदोलन का दौर था और स्वतंत्रता आंदोलन का दौर था और इस समय समाज सुधार और धर्म सुधार आंदोलन भारत में चल रहे थे। यानी कि एक प्रकार से ये देखा जाए तो भारत में इस समय साहित्यिक दृष्टिकोण से नवजागरण का काल था। जैसे कि यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, वैसे ही भारत में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे थे और उसके माध्यम से धार्मिक और सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा था। तो वो जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन का नाम क्या रखा गया? तो वो जो आंदोलन था, उस आंदोलन का नाम था आपका, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो पुनर्जागरण कह सकते हैं या जागरण का काल कह सकते हैं, और साहित्यिक दृष्टिकोण से अगर देखें, साहित्य में उसी बात को हम नवजागरण के नाम से जानते हैं। तो चूंकि यह नवजागरण का काल था भारत में, चूंकि यह नवजागरण का काल था और नवजागरण का काल होने के कारण, नवजागरण का काल होने के कारण एक तरफ सुधारवादी मानसिकता हावी थी, तो दूसरी तरफ आदर्शवादी और नैतिकतावादी मानसिकता हावी थी। आदर्शवादी या नैतिकतावादी मानसिकता हावी थी। और सुधारवादी या नैतिकतावादी मानसिकता के हावी होने के कारण अब चूंकि समाज में ही ऐसा हो रहा है, समाज सुधार के दौर से या धर्म सुधार के दौर से गुजर रहा है, तो साहित्य में भी उन चीजों का आना कहीं ना कहीं लाजमी भी था और स्वाभाविक भी था। तो यही कारण है कि भारत में इस दौरान जो कहानियां लिखी गई, चाहे कोई भी कहानी हो, उसमें सुधारवादी प्रवृत्ति, उसमें आदर्शवादी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। यानी कि ऐसा होना चाहिए वाला भाव उसमें निहित था। तो इसी बात को अगर सिस्टमेटिक फॉर्म में अगर लिखना हो, अगर प्रश्न ये आ जाए कि पूर्व प्रेमचंद युग हिंदी कहानी पर टिप्पणी लिखें, तो आप ये लिखेंगे, हिंदी कहानी की विकास यात्रा में 1901 से 1915 का जो समय अवधि है, वह पूर्व प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। तथ्यात्मक दृष्टिकोण से इस समय कई कहानियां लिखी गई और उन कहानियों में यद्यपि आदर्शवाद का आगमन हो गया था, तथापि सुधारवाद और यथार्थवाद का आगमन हो गया था, तथापि उसमें सुधारवादी प्रवृत्ति, उसमें नैतिकतावादी और आदर्शवादी प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही थी। इस दौरान कई कहानियां लिखी गई, जैसे एक टोकरी भर मिट्टी, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, बंग महिला। उसने कहा था कहानी की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। इसमें सबसे पहले फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग किया गया। एक तरफ फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग किया गया, फ्लैशबैक पद्धति, इसका हिंदी होता है पूर्व दीप्ति पद्धति। आपने देखा होगा कई पिक्चरों में कि पिक्चर का शुरुआत जो हो रहा है, वह वस्तुतः शुरुआत नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ अन्य घटनाओं को चित्रों के माध्यम से दिखाया जा रहा है। अब चित्रों के माध्यम से दिखाया जा रहा है, कभी कभी तो पूर्व की यादों को, पूर्व में जो घटनाएं घटित हो गई हैं, उसको शब्दों के माध्यम से बयां किया जा सकता है। दूसरा, पूर्व में जो घटनाएं घट गई हैं, उनको चित्रों के माध्यम से बयां किया जा सकता है, चित्रों के माध्यम से दर्शाया या दिखाया जा सकता है। प्रभावी तो यही रहता है कि चित्रों के माध्यम से दिखाया जाए। तो कुछ पिक्चरों में ऐसा होता है कि नायक या नायिका, पिक्चर स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होने के दौरान हम देखते हैं कि नायक और नायिका के चेहरे पर एक धुंधलाहट आ जाता है। वस्तुतः वह धुंधलाहट इसलिए आता है कि वह पुरानी घटनाओं को याद करता है, और पुरानी घटनाओं को याद करता है, और जो दर्शक होते हैं, उस दर्शक
तक चित्र के माध्यम से उसको पहुंचाया जाता है। तो ये जो पद्धति है यही है फ्लैशबैक पद्धति, यानी कि पुरानी घटनाओं को, पुरानी यादों को चित्र के माध्यम से पाठकों तक या दर्शकों तक पहुंचाना। तो पहली दफा उसने कहा था नामक कहानी में फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग किया गया। दूसरा, इस कहानी की विशेषता यह है कि इस कहानी में पहली दफा तो नहीं, ये जो कहानी है इस कहानी का जो केंद्रीय तत्व है वो आप कह सकते हैं रोमांटिसिज्म इसमें दिखाई पड़ता है, स्वच्छंदतावाद दिखाई पड़ता है इसमें। क्या दिखाई पड़ता है? तो स्वच्छंदतावाद दिखाई पड़ता है, स्वच्छंदतावाद, इसी का अंग्रेजी होता है रोमांटिसिज्म। स्वच्छंदतावाद का सीधा सीधा मतलब होता है जिसमें भावना केंद्र में हो, भावुकता की मात्रा अधिक हो। और जब भावना केंद्र में होगा तो जाहिर सी बात है उसका विषय वस्तु कैसा होगा, तो प्रेम और प्रकृति पर आधारित विषय वस्तु होगा। तो इस कहानी में यह भी दिखाई पड़ता है। तो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे कि एक टोकरी भर मिट्टी, 11 वर्ष का समय, धुलाई वाली बंग महिला, उसने कहा था जैसी कहानियां लिखी गई इसमें उसने कहा था इस युग की सुप्रसिद्ध कहानी है, जिसमें एक तरफ पहली दफा फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग किया गया तो दूसरी दफा स्वच्छंदतावादी तत्वों का समावेश हुआ। विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इस दौर की जो कहानियां थी वह कहानी कला के स्तर पर शैशवावस्था में थी, और चूंकि शैशवावस्था में थी तो प्रौढ़ता का इनमें अभाव था। इस दौरान जो भी कहानियां लिखी गई, चाहे वह पश्चिम की कहानी हो या भारत के मिट्टी की कहानी हो या भारत की कहानी हो, उनमें यद्यपि यथार्थवाद का आगमन हो गया था तथापि आदर्शवाद, सुधारवाद और नैतिकतावाद का मुलम्मा अभी पूरी तरह से छूट नहीं पाया था। कारण यह था कि उस दौरान भारत में नवजागरण का काल था, और नवजागरण का काल था तो सुधारवादी मानसिकता, आदर्शवादी, नैतिकतावादी मानसिकता हावी थी। और यही कारण है कि इन मानसिकता के हावी होने के वजह से इन रचनाओं में इन प्रवृत्तियों का आना स्वाभाविक ही था। तो इस तरह से इसका टिप्पणी लिखा जा सकता है। अब इस युग के जो सर्व प्रमुख व्यक्ति थे, चूंकि कहानी था उसने कहा था इस युग का सर्व प्रमुख, तो सर्व प्रमुख व्यक्ति कौन होंगे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। टिप्पणी इस पर भी आ सकता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो एक हेडिंग बनाते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसको 3 खंडों में देखेंगे। एक तो एक सामान्य परिचय, दूसरा इनका कृति, यानी कि इन्होंने क्या क्या लिखा, और तीसरा देखेंगे साहित्यिक स्तर पर या कहानी के स्तर पर इनका क्या योगदान रहा, इनका क्या योगदान रहा। तो जहां तक परिचय की बात है, परिचय में हम ये देखते हैं कि ये जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं पूर्व प्रेमचंद युग के एक विशिष्ट कहानीकार हैं। पूर्व प्रेमचंद युग हिंदी कहानी के एक विशिष्ट कहानीकार हैं। पूर्व प्रेमचंद युग के विशिष्ट कहानीकार हैं। इनकी कृति की अगर बात करें तो इन्होंने कुछ कहानियां लिखी, कई कहानियां लिखी, जिनमें एक तो था आपका बुद्धू का कांटा, और दूसरा था आपका बुद्धू का कांटा, एक था आपका उसने कहा था, उसने कहा था, बुद्धू का कांटा
उसने कहा था, और एक था इनका सुखमय जीवन, सुखमय जीवन, सुखमय जीवन। यद्यपि इन्होंने 3 कहानियां लिखी, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन उसने कहा था, किंतु उसने कहा था कहानी के लिए इनको याद किया जाता है। अब उसने कहा था कहानी की क्या विशेषताएं हैं, इससे पहले भी बता चुके हैं। इसका जो केंद्रीय चरित्र था लहना सिंह, केंद्रीय चरित्र कौन था? लहना सिंह। लहना सिंह के माध्यम से इसमें इसके केंद्रीय चरित्र लहना सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य और आत्म बलिदान का पारस्परिक संघर्ष दिखाई पड़ता है। प्रेम, कर्तव्य और आत्म बलिदान, आत्म बलिदान का पारस्परिक संघर्ष दिखाई पड़ता है। ये जो उसने कहा था कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत। इस कहानी को पूर्व प्रेमचंद युग, पूर्व प्रेमचंद युग के कहानियों में विशेष स्थान है, विशिष्ट स्थान है। सबसे पहले इसी कहानी में आधुनिक कहानियों की विशेषताएं प्रखर रूप से अभिव्यक्त होती हैं। यानी कि इसमें क्या दिखाई पड़ता है? तो आधुनिक कहानी का विशेषता भी दिखाई पड़ता है। आधुनिक कहानी की विशिष्टताएं या विशेषताएं प्रखर रूप में। अब किन किन स्तरों पर आधुनिक कहानी की विशेषताएं दिखाई पड़ती है? तो एक तरफ तो संवेदना के स्तर पर दिखाई पड़ता है और दूसरा शिल्प के स्तर पर दिखाई पड़ता है। संवेदना और शिल्प का मतलब क्या होता है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। मोटा मोटा मतलब आप ये समझे, संवेदना का मतलब है कि क्या कहा जा रहा है, और शिल्प का मतलब है कैसे कहा जा रहा है। तो संवेदना के स्तर पर कुछ विशेषताएं दिखाई पड़ती है और शिल्प के स्तर पर कुछ विशेषताएं दिखाई पड़ते हैं। तो संवेदना के स्तर पर क्या विशिष्टता दिखाई पड़ती है, वो कौन सी बातें हैं जो संवेदना के स्तर पर हम ढूंढ सकते हैं, हम देख सकते हैं इसमें? तो संवेदना के स्तर पर अगर देखना हो तो हम देख सकते हैं इसमें स्वच्छंदता, स्वच्छंदतावाद दिखाई पड़ता है, स्वच्छंदतावाद दिखाई पड़ता है संवेदना के स्तर पर। और कह सकते हैं द्वंद्व दिखाई पड़ता है संवेदना के स्तर पर, द्वंद्व। शिल्प के स्तर पर क्या दिखाई पड़ता है इस कहानी में? तो नाटकीयता दिखाई पड़ता है। इसमें कुछ आंचलिक पक्षों का भी उल्लेख हुआ है, तो आंचलिकता दिखाई पड़ता है, नाटकीयता, आंचलिकता दिखाई पड़ता है। इसके अलावा पूर्व दीप्ति पद्धति आपको दिखाई पड़ता है इसमें। सबसे पहले पूर्व दीप्ति पद्धति, नाटकीयता, आंचलिकता, पूर्व दीप्ति पद्धति, ये सब विशिष्टताएं हैं इस कहानी की। और जो वर्णन शैली है वो भी देखें तो जीवंत वर्णन शैली है, जीवंत वर्णन शैली आपको दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि उसने कहा था, यही कारण है कि उसने कहा था कहानी को, हिंदी कहानी की पूर्व प्रेमचंद युग का जो चरण है उसका एक विशेष या विशिष्ट कहानी का दर्जा प्राप्त है, और यह सर्वमान्य स्थिति है। योगदान के स्तर पर देखें तो एक योगदान तो उनका ये दिखाई पड़ता है, ये जो कहानी है, कहानी को साहित्य का एक विशिष्ट विधा के रूप में स्थापित या प्रख्यापित करने का इन्होंने काम किया। कहानी को विशिष्ट विधा, कहानी को साहित्य की विशिष्ट विधा, साहित्य की विशिष्ट विधा बना दिया।
दूसरा विशेषता इनका ये देखने को मिलता है, मतलब इनका जो योगदान है, दूसरा योगदान, इन्होंने सबसे पहले रोमांटिसिज्म को कहानी में लेकर के आया और ये बताया लोगों को कि रोमांटिसिज्म के माध्यम से भी सबसे पहले फ्लैशबैक पद्धति को लेकर के आया इन्होंने, और फ्लैशबैक पद्धति को ला करके इन्होंने ये बताया कि फ्लैशबैक पद्धति के माध्यम से भी कहानियां रोचक तरीके से लिखी जा सकती है। तो उनका योगदान क्या है? कहानी में सबसे पहले फ्लैशबैक पद्धति को लेकर के आना, फ्लैशबैक सिस्टम को लेकर के आया। फिर क्या देख सकते हैं इसमें, क्या योगदान है इनका? तो एक अन्य योगदान अगर देखना हो तो ये भी हम देख पाते हैं योगदान के स्तर पर कि इन्होंने जो कहानी रची उसकी जो शैली थी वो वार्तालाप की शैली थी, और वार्तालाप की शैली का प्रयोग किया। वार्तालाप की शैली के माध्यम से कहानी में वे किस्सा बयानी के लहजे से कहानी को आगे बढ़ाने का प्रयास किए, और इससे ऐसा लगता था कि कहानीकार पाठक से सीधे मुखातिब हो रहे हैं, यानी कि किस्सा बयानी के लहजे में, किस्सा बयानी के लहजे में कहानी को बढ़ाना या कहानी को बढ़ाने का प्रयास किया, और ऐसा लगता था कि कहानीकार खुद पाठक के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, पाठक से मुखातिब हो रहे हैं। कुछ अन्य योगदान को देखना हो तो ये देख सकते हैं कि उनकी कहानियों के जो पात्र थे वो मानवीय थे, बनावटी नहीं थे। उनके कहानी के जो पात्र थे वो कैसे थे? तो कहानी के पात्र मानवीय थे, वो बनावटी नहीं थे। और इन पात्रों में या इन पात्रों के जो चरित्र हैं, इनके चरित्रों में एक प्रकार की यथार्थता दिखाई पड़ती है, यथार्थता की झलक। अब इसी बात को अगर सिस्टमेटिक वे में अगर देखना और लिखना हो, समझना हो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी पूर्व प्रेमचंद युग हिंदी कहानी के विशिष्ट कहानीकार हैं, जिनका कहानी को साहित्य की एक विशिष्ट विधा के रूप में स्थापित करने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कई कहानियां लिखी, जैसे बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन तथा उसने कहा था। किंतु उसने कहा था नामक कहानी के लिए उनको आज भी याद किया जाता है। इसके केंद्रीय चरित्र या पात्र लहना सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य और आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का एक जीवंत वर्णन उन्होंने प्रस्तुत किया है। आधुनिक हिंदी कहानी की विशेषताएं सबसे पहले प्रखर रूप में यही अभिव्यक्त होती है, चाहे संवेदना की बात करें या शिल्प की बात करें। संवेदना के स्तर पर उनकी कहानियों में या उसने कहा था नामक कहानी में स्वच्छंदतावाद एवं द्वंद्व का झलक दिखाई पड़ता है, तो वहीं शिल्प के स्तर पर नाटकीयता, आंचलिकता, पूर्व दीप्ति पद्धति एवं जीवंत वर्णन शैली के समायोजन से कहानीकार ने अपनी कहानी को एक विशेष विशिष्टता प्रदान कर दी है। यही कारण है कि उसने कहा को हिंदी की प्रथम सशक्त एवं चरम उपलब्धि के रूप में माना जाता है। जहां तक चंद्रधर शर्मा गुलेरी का हिंदी कहानी या हिंदी साहित्य में योगदान की बात करें, तो उन्होंने कहानी को साहित्य की विशिष्ट विधा के रूप में स्थापित करने का कार्य किया। तो दूसरी ओर सबसे पहले कहानी में फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग करके यह बता दिया कि कहानी
को फ्लैशबैक पद्धति के माध्यम से भी आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही उनकी कहानियों में वार्तालाप की शैली का प्रयोग किया गया है, जहां वे किस्सा बयानी के लहजे में ऐसा प्रतीत होता है कि वे पाठकों के साथ सीधे मुखातिब हो रहे हैं। उनके कहानियों के जो पात्र हैं वह मानवीय हैं और उन पात्रों के चरित्रों में एक विशेष प्रकार की यथार्थता की झलक दिखाई पड़ती है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर सहजता से लिख सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।